जैसे ही आर्यन सूट का पैकेट उठाकर मॉल की उस हाई एंड ब्रांडेड शॉप से बाहर निकलता है, अंजलि उसकी राह रोकते हुए झेंपती आवाज में कहती है, माफ कीजिएगा सर, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, इसलिए। लेकिन आर्यन बिना एक शब्द बोले, उसकी तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ जाता है, जैसे उसका वजूद ही उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता। उसकी चाल में अब वो आत्मविश्वास था जो हर निगाह को झुका देता है। जैसे ही वो मॉल के बाहर आता है, उसकी नजर सामने से आती एक बेहद जानी पहचानी, लेकिन इस वक्त कुछ बदली बदली सी शक्ल पर पड़ती है। वो रूही थी, उसकी बचपन की दोस्त। वही रूही जिसकी आंखें नीले समंदर जैसी गहराई लिए हुए थी, जिसकी हंसी एक समय आर्यन की दुनिया थी। रूही आज भी उतनी ही हसीन लग रही थी। लंबा कद, कमर तक लहराते रेशमी बाल, हल्के गुलाबी होंठ और उस पर सादी नीली कुर्ती जिसने उसकी कसी हुई कमर और घुटनों तक जाती टाइट जीन्स की फिनिश को और उभार दिया था। उसके चलने का तरीका भी ऐसा था जैसे कोई सिनेमा स्लो मोशन में चल रहा हो। लेकिन आज उसकी चाल में एक थकावट थी, एक गुमशुदगी। आर्यन ने आवाज लगाई, रूही, अरे रूही। लेकिन उसने नहीं सुना। वो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। आर्यन फिर भी मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखता है। रूही चौंकती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ती है, एक हल्की सी मुस्कान उसकी दुख भरी आंखों में आ जाती है। किस ख्याल में खोई थी मैडम? कितनी बार आवाज दी मैंने? रूही थोड़ी झेमते हुए कहती है, सॉरी यार, ध्यान कहीं और था। आर्यन उसे गौर से देखता है। उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। तुम ठीक तो हो? परेशान लग रही हो। अगर चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। रूही एक पल को चुप रहती है, फिर बोलती है, चलते हैं, मैं बताती हूं। दोनों सड़क किनारे धीरे धीरे चलते हैं। तुम्हें पता है ना, मैं पार्ट टाइम बार में वेट्रेस का काम करती थी। आर्यन सिर हिलाता है, मैंने वो जॉब छोड़ दी। आर्यन रुक जाता है, ऐसा क्या हुआ? रूही की आंखों में कुछ डूबा हुआ सा था। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, कल रात एक कस्टमर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनते ही आर्यन की नसें तंग गई, उसकी मुट्ठियां भींच गई। क्या? तुम ठीक तो हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? रूही की आंखें भर आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और आर्यन के सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। आर्यन ने उसके बालों में हाथ फेरा, उसे सहारा दिया। बताओ, क्या हुआ? रूही बोली, कल की रात जैसे ही मैं बार पहुंची, 4 से 5 अमीर लड़कों का ग्रुप आया। उनके साथ 2-3 लड़कियां भी थी। सबने ब्रांडेड कपड़े, चेन, घड़ी पहन रखे थे, जिसमें उनकी रईसी साफ नजर आ रही थी। आते ही उन्होंने प्राइवेट रूम बुक किया। मैनेजर ने मुझे भेजा उन्हें सर्व करने। उसकी आवाज कांपने लगी। जैसे ही मैं रूम में गई, उनकी नजरें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक जिस्म हूं। मैं उन्हें अनदेखा करके काम करने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो पीते गए, उनकी आंखों का रंग बदलता गया। उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और दूसरे ने मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आर्यन की सांसें तेज हो गई। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रास्ता रोक लिया। तभी एक ने मेरे होठों पर हाथ फेरने की कोशिश की। मैं झटके से पीछे हटी और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, उनमें से एक ने मेरे बाल पकड़कर मुझे तमाचा मारा। मैं लड़खड़ा गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पास रखी बियर की बोतल उठाई और एक के सिर पर दे मारी। सब चीखने लगे और मैं वहां से भागी। रूही फिर से रोने लगती है। उसकी नीली आंखें अब नमी से भरी थी और चेहरा दर्द से झुलसा हुआ। आर्यन ने उसे गले से लगा लिया, उसकी कमर पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, डोंट वरी, अब मैं हूं ना, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने अभी ये कहा ही था कि सड़क पर अचानक 7 से 8 फॉर्च्यूनर गाड़ियां आकर रुकती है। उनमें से एक एक करके 15 से 20 बॉडीगार्ड्स उतरते हैं।
फिर वही लड़के, महंगे कपड़ों में, घमंड से भरी चाल में। उनमें से एक के सिर पर पट्टी बंधी थी। रूही कांपने लगती है और डर से आर्यन के पीछे छिप जाती है। तभी उनमें से एक लड़का आगे बढ़ते हुए रूही की ओर उंगली उठाकर गुस्से में बोला, तुझे क्या लगा हमसे बचकर भाग जाएगी? जानती भी है तूने जिस पर बियर की बोतल मारी है, वो इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर जगदीश मल्होत्रा का इकलौता बेटा है, विनय मल्होत्रा। वो लड़का जिसके सिर पर सफेद पट्टी बंधी थी, घाव से भरा चेहरा और आंखों में हवस की चमक लिए धीरे धीरे रूही की ओर बढ़ा। कल तो भाग गई थी, लेकिन आज आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। रूही की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में डर और घृणा एक साथ झलक रही थी। उसने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी विनय ने 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा कर दिया। बॉडीगार्ड्स जैसे ही रूही की ओर बढ़े, उसी वक्त एक हाथ ने उनमें से एक का हाथ जकड़ लिया। आर्यन था वो। आर्यन ने उसका हाथ इतना कस के पकड़ा कि वो बॉडीगार्ड दर्द से चीख पड़ा, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। तभी विनय गुस्से में चिल्लाया, ओ तो अब हीरोइन अपने हीरो को भी साथ लाई है। चलो देखते हैं ये हीरो कितने विलनों का सामना कर सकता है। एक ही इशारे में 15 से 20 बॉडीगार्ड्स आर्यन की ओर टूट पड़े। आर्यन ने अपनी जैकेट के अंदर छिपे बटन से भूषण को इमरजेंसी सिग्नल भेजा और फिर अपनी जगह संभाल ली। उसने जबरदस्त मार्शल आर्ट से शुरू में कई हमलावरों को धूल चटाई, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे वो भी थकने लगा। उसके शरीर से खून बह रहा था। जमीन पर उसके खून की बूंदें जैसे उसकी लड़ाई की कीमत बता रही थी। तभी विनय रूही की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बोला, रुक जा हीरो, नहीं तो तेरी पटाखा यहीं फट जाएगी। आर्यन थम गया। आंखों में आग थी, लेकिन मजबूरी भी। दोनों को बांधो और गाड़ी में डालो, विनय हंसते हुए बोला। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ियों का काफिला एक सुनसान इलाके में बने फार्म हाउस के पास पहुंचा। ये फार्म हाउस 500 एकड़ में फैला था। चारों ओर ऊंची दीवारें, इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग, अंदर भव्य बंगला, एक प्राइवेट हेलीपैड, स्विमिंग पूल और जू जैसा स्ट्रक्चर। जगह शानदार थी, पर उस वक्त वहां डर और घबराहट का माहौल था। दूसरी तरफ भूषण को जैसे ही आर्यन का इमरजेंसी सिग्नल मिला, उसने तुरंत सब कुछ खंगालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसे विनय और जगदीश मल्होत्रा की पूरी लोकेशन और हरकतों की खबर लग गई। उसने तुरंत प्राइवेट नंबर से जगदीश को कॉल किया। मिस्टर मल्होत्रा, लगता है आप अपनी औकात भूल गए। आपके बेटे ने दीवान खानदान के वारिस पर हाथ डालने की हिम्मत की है। दीवान खानदान? ये सुनते ही जगदीश की रगें सुन पड़ गई। उसका गला सूख गया। तभी भूषण ने चेतावनी दी, अगर उन्हें कुछ हुआ तो समझ लेना कि मल्होत्रा परिवार का नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। फोन कट गया और उसी समय उसकी सेक्रेटरी बदवासी में अंदर दौड़ते हुए आई। सर, हमारे सारे शेयर अचानक गिरने लगे हैं। जगदीश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत विनय को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उधर फार्म हाउस के अंदर भारी भरकम बॉडीगार्ड्स ने आर्यन को जबरन एक स्टील की कुर्सी पर पटक दिया। लोहे की जंजीरों से उसके हाथ और पैर बांध दिए गए, इतनी कसकर कि उसकी कलाइयों से खून रिसने लगा। कमरे में ट्यूबलाइट की हल्की सी झिलमिलाती रोशनी और दीवारों पर पड़े साए माहौल को और डरावना बना रहे थे। विनय धीमे धीमे कदमों से आर्यन के पास आया। उसके चेहरे पर एक विकृत, सड़ी हुई मुस्कान थी। वो आर्यन के सामने झुककर उसकी आंखों में झांका और एक ठंडी, घिनौनी फुसफुसाहट में बोला, देख आज कैसे तेरे सामने तेरी हीरोइन को चीरता हूं। इसके साथ ही उसने मुड़कर रूही की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में हवस और पागलपन झलक रहा था। वो उसके करीब पहुंचा और जैसे ही उसने रूही की कमर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, रूही ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन विनय पहले से सतर्क था। उसने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया, कसकर।
उसकी मुट्ठी इतनी मजबूत थी कि रूही की कलाई चीख पड़ी। ना बेबी, विनय ने गंदी मुस्कान के साथ कहा, इस बार नहीं। दूसरी ओर आर्यन जंजीरों में बंधा एक लोहे की कुर्सी पर जकड़ा हुआ तड़प रहा था। उसकी आंखों में आग थी और उसकी मांसपेशियां जोर लगाकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रूही उसकी दबी हुई चीखें गूंज रही थी, लेकिन कमरे में विनय की वहशी हंसी उन्हें निगल रही थी। जैसे ही विनय रूही को छूने ही वाला था, अचानक फार्म हाउस की खामोशी को चीरती हुई एक तेज गूंजती हुई आवाज आई, हेलीकॉप्टर्स की। पूरा माहौल थर्रा उठा। खिड़कियों के कांच हल्के हल्के कांपने लगे। हवा की गर्जना के साथ 5-6 ब्लैक मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर्स फार्म हाउस के ऊपर मंडराने लगे। उनके दोनों साइड गन माउंटेड थे और अंदर से पूरी तरह हथियारबंद स्पेशल फोर्सेस के सैनिक लटकते हुए नीचे उतरने लगे। साथ ही फार्म हाउस के चारों ओर ब्रेक्स की एक साथ चिल्लाती आवाजें गूंजी। 20 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल्स, जिन पर हाई कैलिबर मशीन गनें लगी थी, फार्म हाउस को चारों ओर से घेर चुकी थी। चारों कोनों पर स्पॉटलाइट्स ऑन हो गई और उनके निशाने पर सिर्फ एक नाम था, विनय मल्होत्रा। विनय चौंक उठा। कमरे में मौजूद उसके लोग घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो झल्लाकर चिल्लाया, देख क्या क्या हो रहा है बाहर। एक बॉडीगार्ड तुरंत दौड़ता हुआ बाहर की ओर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत एक झटके में खिसक गई हो। हेलीकॉप्टर्स आसमान में गरज रहे थे और जमीन पर सैकड़ों मिलिट्री जवान हेडगियर और टैक्टिकल गन लिए अपनी पोजीशन में थे। बॉडीगार्ड लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसकी आवाज कांप रही थी, साहब, पूरा फार्म हाउस घेर लिया गया है। विनय की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। किसने? तो आखिर क्या होगा अब आगे? क्या करेगा अब आर्यन विनय के साथ? जानने के लिए देखते रहिए रॉयल बिलियनेयर सिर्फ और सिर्फ अर्थ स्टोरीज पर।